परीक्षा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना है, 95% अधिक अंक प्राप्त करने ही करने हैं हाल हाल में। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम लोगों को जबरदस्त मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप सभी को पता है कि हम सभी लोग क्लास 12th की फिजिक्स में प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं और फिजिक्स में टोटल चैप्टर पढ़ने हैं हम लोगों को 15। अगर 13 चैप्टर की मैं बात करूं तो ये आपका 19 अक्टूबर के पहले तक खत्म हो जाएगा। आपके पास जो सिलेबस प्लानर मैंने भेजा था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्लानर ही प्यारे बच्चों क्लासेस हो रही है। 1-2 क्लास का हो इधर उधर तो बात अलग है। जितनी छुट्टियां होनी थी उससे 2-3 छुट्टी ज्यादा हुई, 2 छुट्टी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लेकिन मैंने उतना सिलेबस में पहले से कवर कर रखा था कि कोई दिक्कत तब भी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये, लेकिन अब ये चैप्टर छोटे भी हैं। 14 चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है अर्धचालक, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टॉपिक हमें कवर करना होगा, वो लगभग 6-7 दिन का टॉपिक होगा। बाकी जो 15वां चैप्टर है वो बहुत छोटा है, संचार व्यवस्था, जिसमें 2-3 दिन का वो लेक्चर है। तो प्यारे साथियों अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है एकदम कमर कस लीजिए, एकदम अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए कि अब हमने अभी तक जितना पढ़ा है उन सभी चीजों को एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेना है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो आपने 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं क्या वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका जवाब है हाँ भाई हाँ। प्यारे बच्चों आपने जो मैंने एक वीडियो डाला था चैनल पर, यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड 12 पे पढ़ा होगा कि वे 5 महत्वपूर्ण चैप्टर जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर आपने 1-2 नंबर ज्यादा ही बताए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक। मैंने बताया कि भैया और करके अथवा करके जितने भी प्रश्न दिए होते हैं उन सभी को जब आप जोड़ोगे ना तो नंबर का जो ड्यूरेशन है ना वो उतना ही आएगा लगभग। तो प्यारे बच्चों जो नंबर का एरिया है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया। और हाँ, वो 5 चैप्टर पढ़ने के बाद आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं, निश्चित रूप से आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने से ये तो नहीं होगा कि सिर्फ 90+ मार्क्स ले आए जाए, यही हमारे जीवन के लिए काफी है। उसके साथ साथ जो चैप्टर जुड़े हैं, जैसे 5 चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत सारे चैप्टर जो छोटे छोटे उनको पढ़ने की आवश्यकता होगी, तभी वो चैप्टर आप समझ पाते हो। इसलिए जरूरी है कि आप पूरे कंटेंट को, पूरे सिलेबस को पहले खत्म करें, प्राथमिकता यही होनी चाहिए। और फिर आप उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करना, एग्जाम के टाइम केवल 5 से 6 चैप्टर की ही प्रैक्टिस करना। बच्चा पार्टी में बता दूंगा, केवल 5 से 6 चैप्टर की प्रैक्टिस करना, जी तोड़ लगातार एकदम एक एक करके। तो प्यारे बच्चों इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है, बहुत मदद मिलेगी। तो प्यारे बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा मौज मस्ती ना करते हुए अपनी समय से पढ़ाई करने के लिए समयबद्ध तरीके से तैयार हो जाइए। अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, मतलब कॉपी और पेन के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि आप सभी को कहा था कि आपकी मंडे से क्लासेस सारी रन होने लगेंगी, आपकी संडे तक छुट्टी थी, आज से आपकी सारी क्लासेस रन हो रही हैं। मैथ वाले सर सौरभ सर की बात करें तो उनकी माताजी का स्टोन का ऑपरेशन है, इस वजह से वो 2 से 3 दिन डिले हो सकता है। हालांकि वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आप सभी के बीच में आकर के मैथ्स की क्लासेस को भी ले। तो प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, अब मिलते हैं क्लास के भीतर। बात बहुत हो गई, हमें हिम्मत नहीं खोना है, बहुत आगे तक जाना है। जिसने कहा था तेरे बस के बात नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों शुरुआत कर दीजिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ जो जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कराए जाएंगे, समस्थानिक और संभारिक, इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो गुरुजी अगर इन टॉपिक पर डिस्कस करना है तो जल्दी से आप भी स्टार्ट हो जाइए। तो नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे। सभी छोटे भाई बहनों को स्वागत है आज की इस क्लास में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच। ठीक है, मेरा मन नहीं लग रहा था बच्चों, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं अपने छापू सुल्तानों के बीच कब जाऊं, मैं उन छोटे भाई बहनों का प्यार मुझे कब मिले। घर तो गया, लेकिन घर में इतने कामों की व्यस्तता हो जाती है। अब 4 से 5 दिन के घर में, एक तो इसमें से एक दिन लगभग मतलब 14 घंटे चले जाते हैं जाने में, 14 घंटे चले जाते हैं आने में। तो ये टाइम तो चला गया आपका जाने ही आने में, सफर में ही निकल जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो घर जाते ही वहां पर बहुत सारा काम पेंडिंग होता है ना, बहुत सारा काम पेंडिंग होता है, बैंक का, कॉलेजेस का, घर का, वो सब करते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सब घर के काम जो जितना भी वर्क है, ठीक है, मम्मी पापा के बीच बैठ करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया से उनकी बातें सुन रहे हैं, अच्छे से बातचीत हो रही पूरे घर में भाई बहनों के बीच में, है ना। लेकिन इन्हीं के बीच में मुझे अपना परिवार भी ये याद आता रहता है, स्टूडेंट्स मुझे याद आते रहते हैं। मैं चर्चा करता रहता हूँ, मेरे वहाँ तो ऐसे, फिर मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे बच्चे ही कमेंट करते हैं, बच्चे ऐसे प्यार देते हैं। आज बिहार के लाखों बच्चों का प्यार मुझे मिल रहा है, पढ़ाने का मोटिवेशन जबरदस्त मिलता है। तो ये सारी बातें हैं जो मोटिवेट करती हैं और उनकी चर्चा, आप लोगों की चर्चा मेरे घर के फैमिली के बीच में भी आने लगती है। ठीक है, हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्यारे बच्चों सामने ही हैं। आपको ये फील करना पड़ेगा कि गुरुजी मुझे मेरे सामने खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, और मुझे फील होता है कि मेरे परिवार के बच्चे मुझसे वैसे ही प्यार करते हैं, मुझे वैसा ही सम्मान देते हैं जो एक गुरु को, एक बड़े भाई को मिलना चाहिए। मैं वैसे ही आपको मार्गदर्शित करता हूं जो
एक बड़े भाई का काम होता है, जो एक गुरु का काम होता है। क्योंकि आज की पढ़ाई प्यारे बच्चों ना सिर्फ पुराने प्राचीन काल जैसा रह गया है, बल्कि इस कंपटीशन, इस प्रतियोगिताओं के दौर में सही मार्गदर्शन, सही परामर्श, सही संस्कार, सही व्यक्तित्व के निर्माण के लिए गुरु के साथ साथ एक बड़े भाई की जिम्मेदारी भी निभाना आवश्यक होता है, ताकि आपको सही दिशा में बताया जा सके, सही चरित्र, आपका कैरेक्टर का निर्माण किया जा सके। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको हर एक उस तरह का प्यार दे सकूं जिससे आपके व्यक्तित्व का एक अच्छा निर्माण हो, आप अपने समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके, है ना। आप अपने माता पिता के जो फिक्र है उसको फक्र में बदल सके, है ना, कहा जाता है ना। तो प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखें कि मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। ठीक है सर, मेला घूमे, बहुत मजा आया, है ना। ठीक है, चलो चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये चीज याद रखिएगा कि हमें भी आपकी याद बहुत आ रही थी, और इस याद के बीच में अब क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों को जैसा कि टॉपिक पढ़ना है समभारिक और समस्थानिक। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर नाभिक पढ़ रहे हैं, है ना, नाभिक। इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में डिस्कस कर दी थी, यस और नो? न्यूक्लियाई, है ना, बोलो, डिस्कस कर दी थी बच्चों, है ना। न्यूक्लियस में मैंने क्या क्या बताया था? सबसे पहले नाभिक में आपको बताया था क्या क्या होता है, प्रोटॉन क्या है, याद करो। देखो, रिपीट नहीं करोगे तो बात समझ में कम आएगी कि भैया पढ़े क्या थे इसमें, मुंह ताकने लगते हो आप इधर उधर। उसको समझो, पहले एक बार रिवाइज कर लो, हेडिंग हेडिंग। प्रोटॉन क्या होता है इसके बारे में पढ़े आप, न्यूट्रॉन क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, यस और नो? यस सर। न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा था, यस और नो? यस सर। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या कह लो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, क्या द्रव्यमान संख्या पढ़ी थी, यस और नो? यस सर, है ना, द्रव्यमान संख्या भी पढ़ी थी, है ना, ए से डिनोट करते हैं, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन को किससे लिखते हैं? तो 1p1 से लिखते हैं। न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं? 0n1 से लिखते हैं। 0 क्या? चार्ज, यहां पे भी एक क्या? चार्ज, आवेश। आवेश प्रोटॉन में कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन में आवेश उतना ही प्रोटॉन में आवेश, बस प्रोटॉन में धनावेशित होता है। द्रव्यमान संख्या पढ़ी थी, है ना। परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी पढ़ा था, AMU, यस और नो? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.67 गुणे 10 की घात में माइनस का, अब देखो यहां पर ऑप्शन अगर आपको हम दे दें, क्या टिक करेंगे? माइनस का 24, बताओ सही है कि नहीं? 10 की घात -24 लिखा हुआ है, सही है कि नहीं? बच्चा पार्टी में कोई जवाब देंगे? सर आपने जो होमवर्क दिया था उसको मैंने बना लिया, बहुत सारे बच्चों ने बनाया, ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने बनाया होगा। और जो बच्चे नहीं बनाए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी का, मुझे कमेंट आया, मैसेज आया कि सर यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है उसका मैं उत्तर नहीं लिख पाई हूं या नहीं लिख पाया हूं, आपका प्यारा छापू सुल्तान। तो अगर आप यौगिक सूक्ष्मदर्शी को नहीं समझ पाए, उसका मतलब है प्यारे बच्चों, इसीलिए होता है प्रश्नों की प्रैक्टिस करना ना, और यही अब आगे हम लोग करेंगे भी। लेकिन मैं आपको वादे के मुताबिक प्रॉपर फर्स्ट पेपर का रिवीजन कराते हुए हमेशा चल रहा हूं, और सेकंड पेपर अभी हाल फिलहाल में ही आपका शुरू हुआ, खत्म हो रहे हैं एक एक करके चैप्टर, तो उसके भी रिवीजन के लिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन लाता रहता हूं। जैसे होमवर्क में दे दिया यौगिक सूक्ष्मदर्शी, प्यारे बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रश्न था जो मैंने होमवर्क दिया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, उसका सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र बना करके उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए, वो था। बात समझ में आई? तो ये चीज था, इसको आप लोग समझ लेना और इसका उत्तर लिखना। जिन बच्चों ने ईमानदारी से, निष्ठा भाव से इन सभी प्रश्नों को जो मैंने होमवर्क में दिया था उसको बनाया है, प्यारे बच्चों यकीन मानिएगा आपकी उस मेहनत का फल 100%, 110%, क्योंकि केवल बोलने के लिए होता है, 100%, 99.9% भी नहीं कह रहा हूं, 1% कीटाणु तो लाइफ बॉय भी नहीं मारता है, लेकिन 0.1% कीटाणु तो लाइफ बॉय भी नहीं मारता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूं। उन प्रश्नों में जो मैंने होमवर्क दिया था, आपके 1 से 2 प्रश्न, मतलब 5 से 10 नंबर निश्चित है, 5 से 10 नंबर निश्चित है। कहीं लिख लीजिए, मेरी आज की बात 14 अक्टूबर 2024 तो आनंद सर शाम के 6:30 बजे 6:43 पर यह बात बोले थे कि होमवर्क में जितने प्रश्न हैं उनमें से अगर 1-2 प्रश्न नहीं आया, अर्थात 5 से 10 नंबर का प्रश्न नहीं आया, तो आनंद सर का नाम नहीं लेना, ठीक है, 100%। चलिए समझ गए। तो ये चीज AMU, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्राम में होता है, कुछ बच्चे लिखे हैं ग्राम,
नो सर, अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं नो सर -27 होगा। अरे भैया ये ग्राम लिखेंगे तो सही है, अगर इसको किलोग्राम लिखेंगे तो 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। इसीलिए मैंने दोनों बताए थे। ऑब्जेक्टिव में आपके ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। जब ग्राम मात्रक तो -24, जब किलोग्राम मात्रक तो -27, याद रखिएगा। और ये नहीं कि फिर इसीलिए होता है कि क्वालिटी कंटेंट में यही चीजें बातें आती हैं कि आपको मैं उन सभी चीजों से रूबरू करा देता हूं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का यही है, नो सर गलत है सर, है ना। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दियो मेरा आज। छुट्टियों के बाद मुझे एहसास दिला दिया कि आपने मेला सिर्फ घूमा ही नहीं है, बल्कि वहां की संख्या में बढ़ोतरी करने वाले सिर्फ और सिर्फ केवल आप ही थे जो सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ा रहे थे, है ना, ये चीज। अच्छा, एएमयू भी बता दिए थे, है ना, द्रव्यमान संख्या भी बता दिए थे। ये सारी चीजें हो गई थी, ये सारी चीजें हो गई थी। अब प्यारे बच्चों हमें बात करनी है आगे, आज नाभिक का आकार क्या होता है। ठीक है, एक एक प्रश्न पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला आज हमें पढ़ना है नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। चलिए हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट। उसमें भी मैंने टॉपिक लेक्चर देते समय भी होमवर्क दिया था, है ना। नाभिक का आकार, जी चंद्रशेखर जी, है ना, देखे थे। अरे छोड़िए क्या मतलब है ना। नाभिक का आकार, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। अच्छा ये बताइए, एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है, आप सभी से, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यही है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या मेरे पास टाइप किया हुआ कंटेंट है, ठीक है, टाइप, और उसके लिए भी मैंने मेहनत की है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किताबी भाषा नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है उसमें, मतलब किताबी भाषा में तोड़ मरोड़ करके जितना सरल बनाया जा सकता है मैंने उतना सरल बनाने की कोशिश की है। टाइपिंग नोट्स सुनना ध्यान से, और सिर्फ अपने उसके लिए नहीं सोचना कि इसके लिए निकलवाएंगे तो क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों जो उसमें फिगर हैं, फिगर वो टाइपिंग के आधार पर है। अब आपको बता दें, मैंने आपको कैसे नोट्स भेजे हैं, हैंड रिटेन नोट्स भेजे हैं, है ना। कहीं पर मिस्टेक हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बट हैंड रिटन नोट्स परफेक्ट इसलिए मैंने भेजा कि अगर आपके गुरुजी, आपके बड़े भाई मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी होगी। उसमें भी एक एक फिगर बना हुआ है हाथ से, और फिर बीच नीचे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं, है ना। और सारा का सारा कंटेंट हेडिंग वाइज लिखा होता है, जिसको मैंने स्वयं लिखा है, मेरी स्वयं की मेहनत है। उसके बाद विद्यार्थी जी मैं आपको बता दूं, वही हैंड रिटन नोट्स का जो चीज हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई है पूरी की पूरी टाइपिंग नोट्स भी है, और आप कहेंगे अगर तो मैं वही टाइपिंग नोट्स आपको भेज सकता हूं, वही टाइपिंग नोट्स आपको भेज देता हूं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं भेजा ताकि आप हैंड रिटन नोट्स जब फोटो कॉपी निकलवाओ तो उसमें पढ़ने में ज्यादा आसान लगता है। इसकी परिभाषा पढ़ोगे ना तो एक लेटर का जो बनावट होता है ना वो आपके दिमाग में कम चढ़ता है, जबकि हैंड रिटन नोट्स का बनावट ज्यादा चढ़ता है। इसलिए मैंने इसे आपको नहीं भेजा, टाइप किया हुआ है, ताकि कंटेंट, भाई हैंड रिटन का भरोसा नहीं, कब गल जाए, कब पता लगे पानी पड़ जाए, बेकार हो जाए, मेहनत ही मेरी पूरी दरी की दरी रह जाएगी। इसलिए टाइप किया हुआ भी नोट्स है, ठीक है। टाइपिंग वाले लोग बैठे रहते हैं और टाइप हो रहा है, और टाइप हो चुका है सब, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ाते रहते हैं वो टाइप होता रहता है। लेकिन मैं भेजता कौन सा हूं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ होता है, मैंने मेहनत की हुई होती है, तो भैया मेरा हैंड रिटन टाइप करके ही भेज दोगे तो उससे। और कई जगहों पर ये होता है कि हैंड रिटन टीचर्स नहीं देते हैं, बच्चों का हैंड रिटन आता है। किसका आता है? बच्चों का। किसी बच्चे से संपर्क करके उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो उस बच्चे का हैंड रिटन नोट्स भेजा जाता है। बल्कि मैं जो भेजता हूं, टारगेट बोर्ड जो भेजता है, वो प्यारे बच्चों मेरा अर्थात टीचर का हैंड रिटन नोट्स भेजा जाता है, टीचर का हैंड रिटन नोट्स भेजा जाता है। बात समझ में आई? तो पर्सनली मैं अगर बात करूं तो मेरा तो हैंड रिटन नोट्स अपना खुद की हैंड राइटिंग है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि टाइपिंग नोट्स इसलिए नहीं भेजा जाता ताकि आप 2 नोट्स पढ़े तो सर इसमें क्या होगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर फोन करेंगे, मैसेज कर देंगे। उससे अच्छा है ये आप लिखे, है ना। देखो सार्थक सोचना, सकारात्मक, निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना बच्चों। मेरा प्रयास ये है कि आप निगेटिव न सोचो, प्लीज निगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचो कि सर ने किस लिए ये काम किया है, किस लिए ये काम किया है। मैंने अगर हैंड रिटन मेहनत, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मुखर्जी नगर दिल्ली में भी यूपीएससी की भी तैयारी करने वाले लोग होते हैं ना, तो वहाँ हैंड रिटन नोट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स के जो लेटर होते हैं, जो लिखावट होती है, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा जल्दी बैठती है, उनकी स्कैनिंग बहुत जल्दी दिमाग करता है, क्योंकि वो एक हैंड रिटन लिखावट है। और जबकि टाइप किया हुआ नोट्स कॉमन है, वो एक लेटर है जो टाइप करके एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखे हुए हैं, वो आपके दिमाग में कम कैप्चर होते हैं, जबकि हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में समझ में आता है।
कहीं गलत भी होता है ना तो ओ ये जगह तो गलत हो गया, ये देखो गलत है, उस जगह स्क्रैच बना हुआ है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हैंड रिटन नोट्स में समझ में आती हैं। इसलिए और कैसे चित्र बनाया, आखिर बनाने वाले ने कैसे बनाया, तो चलो हम भी बनाए। और अगर हैंड टाइप किया हुआ है, अरे भैया ये कैसे शुरुआत होगा, कहां से बनेगा, नहीं समझ में आता है। मेरा प्रयास आपको सार्थक शिक्षा देना है ना। सार्थक मतलब बिल्कुल सही दिशा में, समझ गए। तो कतई प्यारे बच्चों इसको निरर्थक न लीजिएगा कि सर ने किस लिए हैंड रिटन नोट्स भेजा, ठीक है। टाइप किया हुआ अभी नोट्स है, आपको कहिएगा तो दिखा देंगे। और भेजते इसलिए नहीं है क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो गए दो नोट से, बस इतना उद्देश्य है, ठीक है। सारे नोट्स, सबके नोट्स टाइप होते हैं यहाँ पर। अच्छा, नाभिक का आकार, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। क्या होता है नाभिक का आकार? छोटू सा होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? छोटा सा होता है। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है नाभिक का आकार कि पूछिए मत। ये बड़ा सा परमाणु है, एटम है, और इस एटम के बीच में एक छोटू सा ई है नाभिक। मैंने क्या कहा था? पूरे घर के कमरे में आप बैठे हो और कमरे के बीच में आप लिख रहे हो, और लिखते समय आपका जो पेन का पॉइंट है, निब है, वो प्यारे बच्चों न्यूक्लियाई है। इतना छोटा नाभिक होता है। कमरे की कल्पना करो जिस कमरे में आप बैठे हुए होगे इस वक्त, और उसमें आपके पास जो पेन है, पेन की जो निब है, वो है न्यूक्लियाई नाभिक। तो नाभिक का आकार को कैसे परिभाषित करें गुरुजी? नाभिक के आकार को हम कैसे परिभाषित करें? आइए लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। पहले तो ये समझ लो ये क्या है, नाभिक है। इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है, परिभाषा कैसे लिखनी है ना? हाँ, परिभाषा कैसे लिखनी है नाभिक की, बताइए, आप ही बताओ। कैसे नाभिक खोजा गया था? याद करो किसने खोजा था? अरे सर, रदरफोर्ड ने अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर खोजा था। तो इसकी शुरुआत ऐसे ही करनी है। क्या भाई? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ओहो, आधार पर अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर यह ज्ञात हुआ, आधार पर नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। अच्छा, नाभिक का आयतन कितना होगा? जैसे नाभिक कैसा है? एक सूक्ष्म गोलाकार भाग है, तो नाभिक का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। तो नाभिक का आयतन नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों की संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों की संख्या को किससे लिखते हैं? ए से। द्रव्यमान संख्या जिसे बोलते हैं न्यूक्लियानों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया। ये प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि नाभिक का जो आकार है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? जितने उसके भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, अर्थात न्यूक्लियानों की संख्या होगी। भैया जितने होंगे, ज्यादा बड़ा नाभिक आकार, उतना बड़ा तो उतना बड़ा नाभिक आकार। जितनी ज्यादा संख्या होगी न्यूक्लियानों की संख्या, उतनी ही उसका क्या होगा? आयतन होगा। अगर हम मान लें यदि नाभिक की त्रिज्या, सुनना ध्यान से, यदि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर हो। अच्छा देखो ये प्रश्न कैसे आएगा? यदि नाभिक की त्रिज्या, कुछ लोग लिख रहे हैं सर ये प्रश्न कैसे आएगा? यदि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर हो, तब प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि नाभिक के आकार का सूत्र लिखिए, नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक के आकार को समझाइए। ऐसे आएगा 2 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। तो यदि नाभिक की त्रिज्या आर हो, तब क्या? जो प्रश्न में कहा गया है, जो परिभाषा में कहा गया है कि नाभिक का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, गोले के आयतन के बराबर होगा ना, क्योंकि नाभिक क्या होता है? एक सूक्ष्म गोलाकार भाग होता है। तो नाभिक के आयतन किसके बराबर अनुक्रमानुपाती है? तो द्रव्यमान संख्या अर्थात न्यूक्लियानों की संख्या के अनुक्रमानुपाती। इस प्रकार हो गया, यस और नो? अच्छा, 4/3 पाई भी तो क्या है? ये 4/3 पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां से हम केवल इतना लिख सकते हैं, आर क्यूब अनुक्रमानुपाती ए। भाई ये सब कुछ कांस्टेंट है तो इसी में समा गया, सब कुछ इसी में चला गया, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती के साइन में, प्रोपोर्शनल के साइन में। ठीक है, आपके अभिषेक सर भी आ गए, अब क्लास शुरू हो जाएगी कल से। आज सुबह में क्लास नहीं हुई ना अभिषेक सर की, आ गए हैं स्टूडियो में, बता दिया हमने। ठीक है, आर क्यूब अनुक्रमानुपाती ए द्रव्यमान संख्या है ना। अब यहां से प्यारे बच्चों, अगर हम R इज इक्वल टू निकालें,
R इज इक्वल टू, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। लेकिन अभी रुको, अभी हम केवल क्यूब हटा रहे हैं, R अनुक्रमानुपाती। अच्छा, एक जो लिखा हुआ है, अगर इधर से घात इधर 3 जाएगी तो a की पावर में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। a की पावर में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो r बराबर, यहां पे एक साइन आता है r0, क्या आता है, r0, a की पावर में 1/3। प्यारे बच्चों, यही होता है नाभिक के आकार का जो गोलाकार होता है, उसकी त्रिज्या r बराबर r0, a की पावर में 1/3, a की पावर में 1/3। ये सर r0 क्या होता है, एक नियतांक होता है, इसको मैंने पहले भी बता दिया। जहां यहां पर लिख दो, जहां r0 एक नियतांक है, r0 एक नियतांक है, एक नियतांक है, जिसका मान r0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर में -15 होता, लगभग होता है, हो गया। ये होता है प्यारे बच्चों नाभिक का आकार, ठीक है। गुड इवनिंग अभिषेक सर। 4/3 पाई की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, 4/3 पाई ये r0 में ऑलरेडी शामिल हो गया। ये इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आई है, r0 बराबर 1.2 10 की घात -15 मीटर लगभग होता है, ठीक है, मीटर लगभग होता है। तो ये पूरी जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसमें ऑलरेडी 4/3 पाई इंक्लूड हो चुका है, इसमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू आती, बस यही नाभिक के आकार में इतना लिखना होगा। समझ गए, कोई ज्यादा कठिन तो था नहीं, सीधे सीधे स्टेटमेंट पे जाना है कि अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर यह कहा गया कि नाभिक का आकार कैसा होता है, गोलाकार। तो उस नाभिक का जो आयतन होगा वो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। भैया जितने न्यूक्लियन उतना ही बड़ा नाभिक का आकार। समझ गए, ओके। चलो अब नेक्स्ट बात आगे करते हैं, नाभिकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जल्दी से, नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। क्लियर है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, जो परमाणु क्रमांक होता है न्यूक्लियस का, नाभिक का, परमाणु का, तो उसके आधार पर तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों को कई भागों में बांटा जाता है, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो कई प्रकार से सर टारगेट बोर्ड का बुक कब लॉन्च होगा? देखो आपकी 25 अक्टूबर के बाद प्लानिंग चल रही है कि क्रैश कोर्स का सिलेबस पढ़ाया जाए, ठीक है, और लगभग 1 नवंबर के आसपास बुक को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन एक बात बच्चों ये याद रखना कि जो भी बुक है ना, बुक वो सिर्फ हम लोगों पे ही डिपेंडेंट नहीं है, वो जो छापने वाले होते हैं कंपनी, वहां पे भी टाइम लग सकता है। तो वो हम 1 नवंबर एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, वो उस पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन कोशिश होगी कि 1 नवंबर तक वो लोग छाप के हमें दे दे, क्योंकि तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, क्रैश कोर्स के हिसाब से, है ना, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। चलो लिखा जाए तो नाभिकों का वर्गीकरण कैसे, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमानों की संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है, निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन से हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो सबसे पहला है, कौन सा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्यारे बच्चा पार्टी वो है समस्थानिक। क्या है, समस्थानिक, या इसे ही प्यारे बच्चों समप्रोटानिक भी बोलते हैं। समप्रोटानिक तो घबराना नहीं, समप्रोटानिक भी बोलते हैं, समस्थानिक भी बोलते हैं। इसीलिए दो नाम में बताना जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है कि एग्जाम में आप समझ सको कि ये तो भाई ये तो दूसरी चीज पूछ ली, ऐसा ना हो, बल्कि आप उनकी भाषा को समझ सको, है ना। तो समस्थानिक या समप्रोटानिक, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आइसोटोप्स आर आइसोप्रोटॉन्स,
आइसोटोप्स या आइसोप्रोटॉन्स। हाँ, तो ये समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान मतलब परमाणु क्रमांक समान। अब परमाणु क्रमांक समान क्या होता है? एक ही तत्व के एटम जो होंगे, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं के यदि परमाणु क्रमांक समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान हो तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे कैसे आप लोग? हमारे साथ में लिखिएगा। समस्थानिक एक ही तत्व में होता है, अलग अलग तत्व में नहीं होता। संभारिक जो पढ़ाएंगे वो अलग अलग तत्व में होता है। बात समझ रहे हो? टाइम देख रहा था भाई। तो क्या लिखेंगे? एक ही तत्व के परमाणुओं में, एक ही तत्व के परमाणुओं में परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान। अच्छा, परमाणु क्रमांक समान का मतलब समझ रहे हो? प्रोटॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक इनके समान होते हैं। जैसे उदाहरण बता दीजिए ना गुरुजी, तभी तो मजा आएगा। उदाहरण में समझ लो, जैसे 1H1, ये क्या है सर? 1H2, 1H3। अब इनमें देखो, क्या इनमें सभी में आपको द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न दिख रही है? यस सर। क्या इनमें सभी में परमाणु क्रमांक समान दिख रहा है? यस सर। लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं, एक ही तत्व के हैं। ये किसके समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के क्या हैं? समस्थानिक हैं। ये अलग अलग तत्व हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम। क्या बोल रहे हैं सर? ड्यूटीरियम। इसका नाम होता है ट्रीटियम। ट्रीटिरियम नहीं बोलना, क्या? ट्रीटिरियम नहीं बोलना, ट्रीटियम होता है। तो ये हो गया 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, अलग अलग परमाणु में अलग अलग समस्थानिक होते रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सिनोरिटा चलता रहता है ना? बहुत अच्छा। वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। वेरी गुड। एक ही तत्व के, ये याद रखना, एक ही तत्व के, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर छापू सुल्तान्स, एक ही तत्व जरूर शब्द जोड़ना, क्योंकि हाइड्रोजन में ही मिलेगा। अगर तत्व अलग हो जाएगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाएगा, तो हमारी परिभाषा बेकार हो जाएगी। वंस मोर सर, जी ललित कुमार जी, चेक कर लिया जाएगा। समझ में आया? ओके। तो ये हो गया प्यारे बच्चों समस्थानिक के लिए। समस्थानिक के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, है ना? समस्थानिकों के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। समस्थानिकों के गुण, समस्थानिकों के गुण, प्रॉपर्टीज पूछा जाता है क्योंकि ये एग्जाम में समस्थानिक से ही ज्यादा प्रश्न पूछता है। समभारिक से, सम न्यूट्रॉन के, सब छोटी छोटी बातें, यही बड़ी बात है ना? पहला पॉइंट क्या है समस्थानिक में? पहला पॉइंट, इनके परमाणु क्रमांक समान, अर्थात प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या समान होती है? समान होती है ना? तो समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, अर्थात प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लिख लो कॉपी में। किसी कॉपी नहीं चल रही, अभी मेला में ही घूम रहे हैं,
हाँ हाँ वो क्या चाट का स्वाद था, वाह वाह वो क्या पानी पूरी थी, अभी वहीं खोया हुआ है, इसका दिमाग वहीं रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, समस्थानिकों में क्या होता है, इन तत्वों में या इन तत्वों के परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, कह लो अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। भाई प्रोटॉन तो समान है ना, इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है अर्थात द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन तो समान होते हैं, इसका मतलब न्यूट्रॉन, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। सभी में अलग अलग न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब अगर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी तो क्या होगा, अतः इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे, अतः इनके भौतिक गुण, अतः इनके ये ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं इसलिए लिखे जा रहे हैं पॉइंट्स, अतः इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब वही अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते, अतः इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये पॉइंट्स भी इसमें लिख लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा पॉइंट, अच्छा एक ही तत्व के जो नाभिक होते हैं समस्थानिक, मतलब जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, तो इस वजह से क्या होता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं, कुछ तत्वों के, एक ही तत्व के नाभिक हैं लेकिन कुछ नाभिक स्थायी हैं, लेकिन कुछ नाभिक रेडियो एक्टिव हैं। सर रेडियो एक्टिव नाभिक ये कौन सा नाभिक ले आए, आप बताए भी नहीं और बता दे रहे हैं। अगला जो लेक्चर आएगा रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड ही आएगा, जिसमें हेनरी बेकुरेल जैसे वैज्ञानिकों के जो प्रयोग थे, जो एक्सपेरिमेंट थे, उनको मैं आपके सामने खोल करके रख दूंगा, एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करके बताऊंगा क्या होती है रेडियो एक्टिविता, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, क्या होता है क्या रेडियो धर्मिता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सर थोड़ा सा बताइए रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनके नाभिकों से कुछ विशेष कणों का लगातार उत्सर्जन होता रहता है, विशेष आवृत्ति के कणों का उत्सर्जन होता है, विशेष आवृत्ति की किरणों का उत्सर्जन होता है नाभिकों से, उन्हें हम रेडियो एक्टिव नाभिक, रेडियो एक्टिव परमाणु कहते हैं। वो कौन से, वही बात यहां पर हो रही है कि कुछ नाभिक एक ही तत्व के, लेकिन एक ही तत्व की बात हो रही है, अलग अलग तत्वों ने, समस्थानिक मतलब एक ही तत्व, तो एक ही तत्व के समस्थानिकों में, एक ही तत्व के समस्थानिक नाभिक, नाभिक नाभिक एक ही तत्व के समस्थानिक नाभिक कुछ स्थायी होते हैं, कुछ स्थायी होते हैं तथा कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं, तथा कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब जिनके नाभिक से कुछ अल्फा कण या कुछ उत्सर्जित हो, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो, जैसे क्या भाई 6C12 तथा 6C12 तथा 6C14, 6C12 तथा 6C14 में ये प्यारे बच्चों जो होता है स्थायी होता है, एक ही तत्व के हैं, क्या कार्बन के ही या समस्थानिक है, हाँ परमाणु क्रमांक समान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अर्थात समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। ये स्थायी है, लेकिन प्यारे बच्चों वहीं इसके नाभिक से कुछ विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए ये कैसा है, कैसा नाभिक है, रेडियो एक्टिव नाभिक बोला जाएगा। कैसा नाभिक बोला जाएगा, रेडियो एक्टिव नाभिक बोला जाएगा। तो ये है समस्थानिकों के गुण, ये क्या हुए, समस्थानिकों के गुण हुए जो हम लोग अभी तक सीख रहे थे। बात समझ में आई, समस्थानिकों के गुण। सर अणु और नाभिक में क्या अंतर है, देखो अभी अणु और नाभिक में नहीं अंतर पता है, हाँ केमिस्ट्री पूरी पढ़ डाली हो इंटर की, ये तो गलत बात है। और ये आपका किसका क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री का ही है। मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब इसे ही तो आप अणु बोलते हो, एटम, एटम इसे क्या बोलते हो आप, परमाणु बोलते हो। एटम के भीतर ही सब कुछ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, बहुत सारी एटम के अंदर चीजें, तो उसको ज्यादा हम चीजें नहीं लिखते हैं, लेकिन फिलहाल नाभिक वाला लिख देते हैं, न्यूक्लियाई। तो ये क्या है, नाभिक। तो प्यारे बच्चों
नाभिक किसके अंदर होता है? प्रोटॉन के भीतर होता, ओ परमाणु के भीतर होता है। क्या होता है? परमाणु के भीतर। परमाणु के भीतर नाभिक होते हैं। अब बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, किसी भी तत्व के, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, किसी भी तत्व के एक अणु का निर्माण करने में, मतलब एक अणु अगर है तो उसमें ढेरों परमाणु हो सकते हैं, तो मॉलिक्यूल। ठीक है। अब फिर वो तो अणु से मिलकर के किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है, मैटर। अणुओं से मिलकर के, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के क्या मिलता है? पदार्थ, अर्थात मैटर बनता है। मैटर आगे लिखेंगे तो ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता रहनी चाहिए बाबू, ये चीज पता रहनी चाहिए। हाँ चलो, समझ गए इतनी बात? इतनी बात समझ गए? ओके सर, C14 क्यों? क्योंकि इसके पदार्थ से रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसके अणु में देखा गया विशेष प्रकार की किरणें निकल रही थी, इसीलिए ये क्यों का जवाब है ये। ठीक है। आनंद सर ही सर फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आनंद सर अच्छा पढ़ा रहे थे। सर सूर्य चंद्रमा के मतलब सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का तल उसका चंद्रमा का तल परावर्तक तल है, चिकना है, और उस पर प्रकाश आपतित होता है और फिर हमारे किरणों पर हमारी आंखों में आता है, तो ये घटना होती है। हम लोग प्यारे बच्चों साइंस में क्या कर रहे हैं? आप लोग अभी तक यही नहीं समझ पाए हो ना, कुछ चीजों के ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हो जहां पर जब जाओगे ना, खत्म होते 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 जवाब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ इस नेचर की फिनोमिना का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे अपने पास से, अलग से कुछ बना नहीं। ये घटना हो रही है ऑलरेडी, इसी में हो रही थी, इसका नाम रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसमें नहीं हो रहा, इसको भाई स्थायी बोल दिया। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिसर्च करके सिर्फ चीजों में देख रहे हैं ऐसा होता क्यों है भैया। हम अगर ऐसा होता तो पृथ्वी को किसी जगह पे उठा के ले जाके किसी दूसरे सूर्य के चारों चक्कर लगवाते, है ना भैया, चक्कर लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग सिर्फ फिजिक्स क्या है, सिर्फ इस नेचर के लॉस को समझना है बस, बाकी उस पर हम क्या चीजें हो रही हैं उसको बदल लें, ये नहीं हो सकता। ये हो क्यों रही है उसका जानकारी ले लिया, जो हो रहा था इसमें ऑलरेडी हो रहा था, उसको नाम दे दिए रेडियो एक्टिव। समझ गए? नेटवर्क इशू। सर आप प्रयोग करके बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रयोग करके नहीं बताते, सबसे ज्यादा प्रयोग करके मैं हर एक चीज दिखाता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब प्यारे बच्चों है समभारिक। नेक्स्ट हेडिंग लिखे सभी लोग, समभारिक। समभारिक इसको क्या बोलते हैं? इसमें आइसोबार्स। आइसोबार्स देख लेते हैं भैया। आइसोबार्स। अब इसमें थोड़ा सा इसका अपोजिट, इसमें थोड़ा सा अपोजिट। अरे पता है 9th 10th में भी ये परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं, समस्थानिक, समभारिक, कौन नहीं जानता इनको? इनको कौन नहीं जानता? इतने करीब से इनको देखा होगा। समभारिक क्या है? जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, अर्थात परमाणु भार समान होगा। तो अब लेकिन ये एक ही तत्व के तो नहीं होंगे, ये एक ही तत्व के नहीं होंगे, क्योंकि इनके क्या होंगे? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो उन तत्वों के नाभिक, उन तत्वों के नाभिक नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, उन तत्वों के नाभिक जिनकी क्या? द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान, परंतु उन तत्वों के या वे तत्वों के नाभिक, ऐसा भी लिख सकते हो, उनकी जगह वे लिख सकते हो। ठीक है, तो उन तत्वों के नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। उन तत्वों के नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। बहुत छोटी सी एकदम सिंपल सी डिफिनीशन हो गई। क्या हो गई? सिंपल सी डिफिनीशन हो गई। इसको आप लिख सकते हैं ना, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण में चाहो तो लिख लो। उदाहरण में अभी लिखा था ट्रिटियम का, है ना, तो 1H3, और जैसे हीलियम का एक नाभिक होता है तो 2He3,
ये हीलियम का समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही हैं समभारिक। कैसे तत्व हैं ये? समभारिक है। अगर इनके गुण लिखने के लिए आएगा अपने आप लिख लोगे कि जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, पहला गुण। दूसरा, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, ये बस। इनकी भी भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है। हो गया, हो गया। अब बात कर लेते हैं समन्यूट्रॉनिक की। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग छोटी छोटी हेडिंग है, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉन्स, आइसो न्यूट्रॉन्स, समन्यूट्रॉनिक, इसकी हेडिंग लिखिए। अपनी कॉपी में इस चीज की भी हेडिंग लिख लीजिए। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी असमान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होगी, परमाणु क्रमांक भी असमान होंगे। अलग अलग तत्वों के लिए होगा, परमाणु क्रमांक भी समान, असमान, द्रव्यमान संख्या भी असमान, दोनों ही बातें हो। अभी तक देखो क्या था, समस्थानिक में क्या था, यहां पर देखो परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। इसमें क्या था, द्रव्यमान संख्या समान थी, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न थे। लेकिन अब समन्यूट्रॉनिक में ना तो परमाणु क्रमांक समान होगा और ना ही द्रव्यमान संख्या समान होगी, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, है ना, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या लेकिन जरूर समान होगी। चलिए लिख देते हैं, फिर आपको एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, ऐसे नाभिक, ऐसे नाभिक या ऐसे तत्वों के नाभिक, ऐसा लिख सकते हो। ऐसे नाभिक जिनमें, जिनमें सिंपल सी परिभाषा, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या भले अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये देखो कितना सिंपल और कितनी साधारण सी परिभाषा, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मैं कार्बन, लिथियम और बेरिलियम का उदाहरण ले लेता हूं। ठीक है, लिथियम और बेरिलियम, मतलब लिथियम 37 और बेरिलियम 48। लिथियम और बेरिलियम का, अब इसमें देखिए, अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूं, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, न्यूट्रॉनों की संख्या देखो क्या समान है। और देखो इसमें सब में क्या है, द्रव्यमान संख्या, यहां पर ये भी लिख दो चाहे कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, लिख दिया, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। देखो परमाणु क्रमांक भी अलग अलग, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग, तो न्यूट्रॉनों की संख्या लेकिन समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या देखो जरा यहाँ पर, द्रव्यमान, हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड वाले रूल से। किससे निकालते हैं, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। यहां भी वही करेंगे, ए माइनस जेड। जरा देखो यहाँ पर कितना आता है, ए की जगह पर कितना, द्रव्यमान संख्या 7 माइनस परमाणु क्रमांक कितना 3, बराबर कितना आएगा 4। यहां पर जरा देख लो, परमाणु क्रमांक कितना है, द्रव्यमान संख्या 8, परमाणु क्रमांक 4। हल करने पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 4। देखो क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान आई है मतलब ये सब न्यूट्रॉनिक अणु है, ये लिथियम का नाभिक है और ये बेरिलियम का नाभिक है। तो ये होता है प्यारे बच्चों समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर के लिए अभी और पॉइंट। अब नाभिकीय बल पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। हेडिंग लिखिए जल्दी से, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, क्या होता है, नाभिकीय बल जानना जरूरी है। ये पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये परमाणु है, परमाणु में उपस्थित ये छोटू सा नाभिक है, नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन है, बोलो यस सर, नो, जी सर। प्रोटॉन भी है, ओके सर, प्रोटॉन भी है, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, यस सर, है ना। न्यूट्रॉन भी और सारे हैं, जी सर, न्यूट्रॉन भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे। प्यारे बच्चों एक बात मुझे बताओ, क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर बल नहीं लगाएगा, लगाएगा भाई, एक ही जगह पे तो है नाभिक के भीतर ही, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे बल लगाएंगे क्योंकि इनके पास क्या है, द्रव्यमान है, भार है, तो इस वजह से तो एक दूसरे पे बल लगाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी बल लगेगा, यस सर।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच बल लगेगा। यस सर। क्या प्रोटॉन प्रोटॉन को बल नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। यहां प्रोटॉन प्रोटॉन को बल नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। अर्थात प्रोटॉन अगर प्रोटॉन को बल लगाए तो प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोनों को एक दूसरे से दूर भाग जाना चाहिए था, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागते ही नहीं है। प्रोटॉन तो अंदर नाभिक में रहता है, प्रोटॉन भी रहते हैं, न्यूट्रॉन भी रहते हैं। अगर प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल अगर कार्य करता तो ये दोनों दूर दूर चले जाते, प्रोटॉन बहुत सारे सब बिखर जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्थात नाभिक के भीतर वैद्युत बल कार्य नहीं करता है। इसका जवाब, अरे वाह सर, हम तो समझते थे सर वैद्युत बल कार्य कर रहा था। सर हमने नहीं, आपने ही सर बताया था कि परमाणु के भीतर वैद्युत बल कार्य करता है। परमाणु के भीतर कार्य करता है भाई, नाभिक के भीतर नहीं। परमाणु के भीतर सर कहां कार्य करता है? तो ये नाभिक है और इसके ये परमाणु का आकार है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच चक्कर फोर्स लगता है वैद्युत बल। लेकिन नाभिक के पर्सनली भीतर जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उनके बीच वैद्युत बल कार्य नहीं करता। समझ में आया? क्लियर है? तो इस बात को याद रखना, वैद्युत बल परमाणु के भीतर होता है लेकिन नाभिक के भीतर नहीं। नाभिक अलग हिस्सा हो गया ना परमाणु का, इस वजह से। अरे सर तो फिर ये कैसे, किस बल से बंधे हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? अरे भैया अगर ये कहते इनके बीच आकर्षण बल इस वजह से बंधे हुए हैं तो हम वैद्युत वाला ही बल बोलते, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव फिर भी दूर नहीं जा रहे हैं तो ये किसी एक विशेष प्रकार के बल से बंधे हैं जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है ना? जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। तो परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे? नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे से वैद्युत शब्द नहीं जोड़ना, आकर्षण जरूर जोड़ना, क्योंकि आकर्षण ही होता है, वहां प्रतिकर्षण होता ही नहीं है, बंधे हुए हैं। तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे से जिस आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जिस आकर्षण बल से बंधे रहते हैं उसे नाभिकीय आकर्षण बल बोल सकते हो, या केवल नाभिकीय बल बोलो या नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, उसे नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। कितना आसान है, अगर आ गया कि नाभिकीय बल की परिभाषा लिखो आराम से 2 नंबर क्लियर। उसे नाभिकीय आकर्षण बल कहते, उसे नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं तो सुन लो। पहले, ये वैद्युत आकर्षण नहीं होता इनमें, ठीक है? ये वैद्युत बल नहीं होते हैं, सीधी सीधी बात लिखते हैं। क्या ये वैद्युत बल नहीं होते हैं? बहुत अच्छी बात। अगर आ गया ऑप्शन में कि ये कौन से बल है निम्न में से, तो वैद्युत बल तो नहीं है, ये वैद्युत बल नहीं होते हैं। क्या सर इनमें भार है, इनमें द्रव्यमान है, प्रोटॉन में भी है, न्यूट्रॉन में भी है, तो इनमें गुरुत्वीय बल तो होगा, तो होता ही होगा। अगर गुरुत्वीय बल होता तो एक दूसरे को आकर्षित करते, बिल्कुल सर आकर्षित करते, आकर्षण तो हो ही रहा। हाँ, लेकिन प्यारे बच्चों जो इनका अस्तित्व है, आपको पता है 10 की घात -40 गुना गुरुत्वीय बल वैद्युत बल के लगभग अनुपात का होता है। अगर इतना होगा तो ये सब इस प्रकार से व्यवहार कर ही नहीं पाएंगे, नाभिक में रह ही नहीं पाएंगे। इस वजह से प्यारे बच्चों ये भी माना जाता है ये गुरुत्वीय बल भी नहीं होते हैं। अरे सर ये होते क्या है? एक स्पेशल नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय न्यूक्लियस फोर्स होता है, उसको छोड़ ही दीजिए और सभी से तुलना कराना। ये गुरुत्वीय बल भी नहीं होते हैं, बल भी नहीं होते हैं, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं होते हैं। मतलब इनमें ना तो वैद्युत बल का गुण होता है, ना ही गुरुत्वीय बल होते हैं, ठीक है? ये बल यह बल सबसे प्रबल होता है, यह बल सबसे प्रबल होता है। प्यारे बच्चों आपको बता दें जितने भी प्रकृति में बल पाए जाते हैं सबसे प्रबल होता है, सबसे प्रबल होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, निम्न में से कौन सा बल सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे शक्तिशाली होता है? जल्दी से बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन
ए ऑप्शन वैद्युत बल, बी ऑप्शन गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, सी ऑप्शन चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, डी ऑप्शन नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। जल्दी से बताओ निम्न में से कौन सा बल सबसे शक्तिशाली होता है? सर आपका बल, ये देखिए रिमोट यहीं से फेंका जाएगा, बहुत मस्ती आने लगी इन दिनों। बी ऑप्शन बच्चे टिक कर रहे हैं, गुरुत्वीय बल सबसे अधिक होता है, न्यूक्लियस फोर्स। डी ऑप्शन, जब डी लिखा गया तो डी में आ गया ना, वारे छापो सुल्तानो, मतलब कसम जन्नी मैया खाए हो कि सर रहेंगे तो उसी तरह जैसे अभी तक सीखा है। आप जैसे डी ऑप्शन लिखा गया डी ऑप्शन पे आ गए, बिल्कुल सही बात है। नाभिकीय बल प्यारे बच्चों होता है सबसे अधिक शक्तिशाली। अगर यही प्रश्न होता सबसे क्षीण, अगर शक्तिशाली की जगह लिखा होता क्षीण बल, शब्दों को समझना, क्षीण मतलब क्या होता है? कमजोर। सबसे कमजोर बल कौन सा है? इनमें सबसे वीक फोर्स, कमजोर मतलब वीक फोर्स कौन सा है बताओ? सबसे कमजोर बल निम्न में से कौन सा है? कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना, एनडीए, एयरफोर्स, पॉलिटेक्निक, उनमें ऐसा प्रश्न बना हुआ है, इसलिए मैं बात चर्चा कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर सबसे कमजोर बल पूछेगा तो आपको गुरुत्वीय बल टिक करना है। क्या? सबसे क्षीण बल, ठीक है, सबसे क्षीण बल, सबसे कमजोर बल। समझ गए? हमेशा याद रखना, अब कभी भूलना नहीं इन बातों को कि कल हमें क्या बताया गया था, ठीक है। तो यह बल सबसे प्रबल होते हैं। अच्छा, ये बहुत दूर तक नहीं काम करता, नाभिकीय बल तो बहुत छोटा होता है, तो लघु परास बल होता है। ये कैसा है? यह लघु परास बल होता है, लघु परास बल होता है, लघु परास बल होता है। इसीलिए क्या? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन यह नहीं करता। व्युत्क्रम वर्ग का पालन नियम कहां पर पालन होता है? जो दीर्घ परास वाले बल होते हैं, जैसे वैद्युत बल भैया हजारों किलोमीटर दूर तक काम करेगा, गुरुत्वीय बल सैकड़ों करोड़ों किलोमीटर तक काम करेगा। भाई सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो वो क्या होते हैं? दीर्घ परास वाले बल होते हैं। ये लघु परास वाले बल हैं, इनमें व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन नहीं होता है, अर्थात ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं, नियम का पालन नहीं करता है। समझ में आ गया? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थी जी, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहले हम लोगों ने रिवाइज किया कि नाभिक में, नाभिक चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। पहले हम लोगों ने ये बात रिवीजन किया। इसके बाद नाभिक का आकार क्या होता है, क्या सूत्र होता है, उसको आप लोगों को मैंने समझा दिया। इसके बाद नाभिकों का वर्गीकरण कई प्रकार से, समस्थानिक अलग क्या होते हैं सबको पता है, समप्रोटानिक बताया, समस्थानिकों के गुण बताए, समभारिक बताया, समन्यूट्रॉनिक बताया, और नाभिकीय बल क्या होता है उसके बारे में बताया। ये आपका क्वेश्चन था। तो लव यू बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। कल का ये हम लोगों का टॉपिक होगा। क्या? रेडियो एक्टिविटी, याद रख लेना, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मारो, ठीक है। क्या पढ़ना है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? तो रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता। इससे आपका क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है रेडियो एक्टिविटी से, इसलिए कोशिश करिएगा कि कल के लेक्चर में जरूर उपस्थित रहिएगा। लव यू बच्चों, लव यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। खूब इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, क्योंकि इस बार झंडा गड़ेगा तो टारगेट बोर्ड का ही। उम्मीद यही है आपसे, मेहनत जारी है, जंग जारी है, और इस कंपटीशन के दौर में हमें ही सफल होना है। लव यू बच्चों। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।